चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 7 क्लास 7 का सब्जेक्ट है सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन, जिसका अध्याय है 8 हमारे आसपास का बाजार। टॉपिक का नाम है हमारे आसपास का बाजार। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आपकी पुस्तक में बाजार को समझने के लिए सबसे पहले 3 पहेली दिया हुआ है। ठीक है, इस पहेली को पहले हम लोग जान लेते हैं, उसके आधार पर अनुमान करेंगे कि ये किस चीज़ का बात कर रहा है, ये पहेली हम लोग को क्या बुझाना चाहता है। फिर उसके बाद आगे पढ़ाई हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहला पहेली है, वे घर घर जाते हैं, आवाज़ें भी खूब लगाते हैं, ले लो कुछ तो ले लो, कौन है वो तुम जल्दी बोलो। आप सभी बच्चे इसको सुन करके समझने का प्रयास कीजिएगा और क्या ये कहना चाहता है उसका आंसर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है। दूसरा है, एक जगह पर रहती हूँ, चीज़ें बहुत सी रखती हूँ, पैसे दे दो चीज़ें ले लो, कौन हूँ मैं यह तो बोलो। कह रहा है एक जगह पर रहती हूँ, एक ही जगह पर रहता है, चीज़ें बहुत सी रखती हूँ, बहुत सारा सामान भी रखती है, पैसे दे दो चीज़ें ले लो, पैसा दीजिए सामान लीजिए, कौन हूँ मैं यह तो बोलो। मतलब मैं कौन हूँ यह तुम मुझे बताओ। अब आपको बताना है ये किस चीज़ का बात कर रहा है। ठीक है। अगला सुनिए, तीसरा पहेली, दोपहर को मैं आती हूँ, शाम चली जाती हूँ, मिल सको तो मिल लो आज, नहीं तो मिलेंगे 7 दिन बाद। मतलब दोपहर को आती है, शाम तक चली जाती है, और कह रही है मिलना है मुझसे आज ही मिलो, नहीं तो फिर मिलेंगे 7 दिन बाद। आप लोग बताएंगे इसका नाम क्या है। ये तीनों का आंसर कमेंट करिएगा। ठीक है। अब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं, जानना शुरू करते हैं कि ये टॉपिक है क्या, बाजार। इसमें हम लोग को मुख्य रूप से पढ़ना क्या है, बाजार के बारे में। हम लोग बहुत सारा बाजार के बारे में सुनते रहते हैं। कुछ भी लाना है तो कहाँ से लाना होता है, बाजार से लाते हैं। किसी छोटी छोटी चीज़ का आवश्यकता होती है तो मम्मी क्या बोलती है कि जाओ दुकान से, चाय पत्ती नहीं है घर में, चाय पत्ती लेते हो, चीनी खत्म हो गया है चीनी लेते आओ, सब्जी आज कुछ नहीं है तो क्या ले आओ, आलू ले आओ। और बहुत सारा ऐसे ही सामान सब का आवश्यकता होता रहता है। जैसे किचन में कोई चीज़ का कमी हुआ, तुरंत चाहिए तो बगल वाला दुकान होता है। गांव में भी आसपास में दुकान होता है, शहर में भी मोहल्ला में आसपास में दुकान होता है, तो उस दुकान से हम लोग लाते हैं। फिर अगर कोई ज़्यादा सामान खरीदना है कहीं दूसरे जगह जहाँ बहुत सारा दुकान रहता है, कई प्रकार का दुकान रहता है, उस दुकान में जाना है तो थोड़ा सा मार्केट टाइप का जो होता है, बाजार टाइप का, उसमें हम लोग जाते हैं और वहाँ से जो सामान की आवश्यकता होती है लेते हैं, फिर घर को आते हैं। और फिर इससे भी ज़्यादा कुछ चाहिए, जो एक ही वस्तु को कई जगह से हमको चुन के सिलेक्ट करके अलग अलग तरीका का देख करके डिसीजन लेना है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो हम लोग बड़ा बाजार जाते हैं। और इससे भी ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान चाहिए तो जहाँ पे बहुत जहाँ उत्पादन का कार्य होता है वहीं से जाते हैं। हम लोग थोक में जाके सामान लेते हैं, होलसेल से, है ना। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि ये बाजार है क्या, मार्केट जिसको हम लोग कहते हैं, ये क्या है। इसको देखिए यहाँ लिख दिए हैं, बाजार वह संस्था या तंत्र है जहाँ वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री होती है। ठीक है। तो वस्तु जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, सेवा में आता है, जैसे खाना खाने के लिए जो होटल में हम लोग जाते हैं तो वहाँ जो हम लोग को सुविधा प्राप्त होती है उसको कहते हैं। डॉक्टर से जो ट्रीटमेंट कराते हैं वो सेवा में आता है। नाई से काम कराते हैं वो सेवा का काम होता है। धोबी से काम लेते हैं वो कौन सा काम है, सेवा का काम है। इस तरह का काम जितना भी होता है उस सबको हम सेवा के काम में रखते हैं। ठीक है।
तो सेवा का भी वहाँ पे खरीद बिक्री होता है और वस्तु का भी खरीद बिक्री होता है। तो वैसे स्थान को हम बाजार कहेंगे। ठीक है। अब देखिए, आपको जानना है कि बाजार कितने प्रकार का होता है। ठीक है, हम लोग क्या जानेंगे, बाजार का प्रकार। बाजार कई प्रकार का होता है, जिसको बांटने का कई आधार है। ठीक है, ये नहीं कहा जा सकता है कि एक ही आधार पे हम बाजार को बांट देंगे, ये उसका आधार है। उस आधार पे हम लोग वर्गीकृत करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि माध्यम के आधार, बाजार का माध्यम क्या है। हम लोग देखेंगे अभी बाजार का प्रकार, जिसका बंटवारा कहीं आधार कहीं बेस पे किया गया है। सबसे पहला जो बंटवारा है वो है माध्यम के आधार पे। ठीक है, माध्यम के आधार पे दो प्रकार का बाजार होता है। एक होता है भौतिक, दूसरा होता है आभासी। ठीक है, आभासी। भौतिक मतलब ऑफलाइन, और आभासी ऑनलाइन। भौतिक मार्केट और आभासी मार्केट। भौतिक मतलब ऑफलाइन मार्केट, फिर ऑनलाइन मार्केट। आजकल आप देखते होंगे, पहले हम लोग के समय में ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं थी जब हम लोग छोटे थे, लेकिन आप लोग बहुत छोटे हैं, फिर भी आप लोग के समय में ऑनलाइन का सुविधा है। कोई भी सामान मंगाना है, नहीं मिल रहा है तो कहाँ से, स्कूल में बच्चे भी बोलते हैं कि मैडम जी ये बुक नहीं मिल रहा है, इसको ऑनलाइन हम लोग मंगा सकते हैं। तो आप लोग को भी पता है कि ऑनलाइन सामान मिलता है। खेलकूद का जो भी सामान नहीं मिलता है तो कैसे आप लोग मंगा लेते हैं, ऑनलाइन कर देते हैं। ठीक है, तो आप ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, उसी को कहते हैं आभासी मार्केट। ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग करना। ऑफलाइन मार्केट, जैसे हम लोग दुकान से जाते हैं, हम लोग कोई किसी चौक पे जो 4-5 दुकान है वहाँ से सामान लाते हैं, देख करके सामान लाते हैं, फिर हटिया से सामान लाते हैं, या किसी बड़े बाजार से जा करके, दरभंगा से, झंझारपुर से, ये सब जगह पे हम लोग जाते हैं मार्केटिंग करने। तो वो सब जगह से मार्केट से जो सामान लाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देख करके, समझ करके, मोल मोलाई करके, उसको कहते हैं ऑफलाइन मार्केटिंग। ठीक है, ऑनलाइन जो वर्चुअली हम लोग मोबाइल पे देखते हैं, सामान पसंद आया और फिर उसको ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट करते हैं, या फिर कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, और उस तरीका से जो सामान खरीदते हैं उसी को ऑनलाइन कहते हैं। ठीक है, अब अगला है स्थान के आधार पे। दूसरा, स्थान के आधार पे। अब इस पे कौन कौन मार्केट है, देखिए। तो पहला है स्थान के आधार पे ग्रामीण बाजार, गांव में रहने वालों के लिए। दूसरा है कस्बा बाजार, जो बड़ा क्षेत्र का ग्रामीण एरिया होता है उसको कस्बा कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा है शहरी बाजार।
चौथा है राष्ट्रीय बाजार, पांचवा है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय बाजार। अब देखिए ग्रामीण स्तर का बाजार कई प्रकार का इसमें भी है। एक अस्थायी रूप का बाजार होता है गांव में, जो हमेशा जो दुकान खुलता है सुबह से लेके रात तक खुलती है, 10 बजे रात तक, 11 बजे रात तक खुलती है दुकान, तो वो ग्रामीण बाजार होता है। चाहे वो गांव का दुकान हो या फिर हटिया पे बाजार जो कुछ अस्थायी रूप से बसता है वो होता है, या 7 दिन पे लगने वाला बाजार होता है, या फिर उसमें मंथ वाइज लगता है, मासिक बाजार होता है, या फिर वार्षिक, जैसे मेला सब लगता है, जैसे दुर्गा पूजा का मेला, गणेश पूजा का मेला, काली पूजा का मेला, ये सब वार्षिक मेला होता है। यही ग्रामीण बाजार में ये सब आता है। अब एक कस्बा वाला बाजार, जो थोड़ा सा इस बाजार से, ग्रामीण बाजार से उसका आकार बड़ा होता है। मतलब जहाँ कपड़ा कहीं दुकान है तो कम से कम 3-4 दुकान कपड़ा का होगा, बर्तन का दुकान होगा तो 3-4 बर्तन का दुकान होगा, नॉनवेज का दुकान होगा तो 3-4 नॉनवेज का दुकान होगा, मतलब चिकन, मछली, मटन ये सब का दुकान। तो एक से अधिक दुकान एक ही चीज़ का कस्बा बाजार में होता है। फिर ये शहर में, जहाँ पे शहर है वहाँ हर चीज़ का बाजार होता है, तो उसको शहरी बाजार कहते हैं। वहाँ जनसंख्या भी अधिक होती है, एक ही वस्तु का कई दुकान होता है। और एक राष्ट्रीय बाजार जो राष्ट्र स्तर का होता है, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए कि कपड़ा खरीदना है, पूरा भारत में सबसे प्रमुख केंद्र कपड़ा उत्पादन का कौन सा है? अहमदाबाद है। तो पूरे भारत में कोई भी अगर व्यापार करता है तो उसमें वो कपड़ा कहाँ से खरीदने का काम करेगा? अहमदाबाद से जा करके। तो वैसे स्थान जहाँ पे थोक भाव में उत्पादन होता है और वहाँ से सप्लाई होता है, तो उस तरह के मार्केट को, जहाँ का कस्टमर पूरा देश का आदमी होता है, उसको राष्ट्रीय स्तर का बाजार कहेंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर का बाजार वैसा मार्केट जहाँ का उत्पादित वस्तु पूरे विश्व में सप्लाई होता है, ठीक है। उस तरह के मार्केट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बाजार कहेंगे। जैसे अमेरिका में डेट्रॉइट नाम का एक स्थान है, जहाँ पे गाड़ी का विश्व स्तरीय कंपनी है ना, और वहाँ से पूरे विश्व में गाड़ी का सप्लाई किया जाता है, भेजा जाता है गाड़ी को, और फिर वहाँ से मंगवा करके लोग गाड़ी का व्यापार करते हैं, अपना बिजनेस खोलते हैं और रिटेल विक्रेता का काम करते हैं, ठीक है। अब आगू देखियो, दूगो देख लिये। पहला देखलिए माध्यम के आधार पर, दोसर देखलिए स्थान के आधार पर। अब तेसर छे वस्तु के बिक्री के आधार पर, ठीक है, कि वस्तु सब जना बेचल जाए छे ओहि आधार पर देखबे कि मार्केट कोन कोन होइ छे। तो तीसरा देखिए बिक्री के आधार पे, ठीक है। बिक्री के आधार पे कई है, मछली बाजार, कपड़ा बाजार, सब्जी बाजार, और इसी प्रकार अन्य बाजार भी है, जैसे फल का बाजार, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु का बाजार, खाने पीने के वस्तु का बाजार, मसाला बाजार, ये सब सारा बाजार होता है। बिक्री के आधार पर ये सब बाजार लगाया जाता है। अब देखिए समय के आधार पर बाजार, चौथा समय के आधार पे,
ये भी दो प्रकार का होता है, एक अस्थाई होता है जो सुबह से शाम तक खुलता है, ठीक है, और दूसरा होता है अस्थाई। इसके अधीन साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक बाजार। इसके अंदर और वार्षिक बाजार आता है, ठीक है। तो अस्थाई में कैसे, जैसे ये 7 दिन पे हटिया लगता है तो वो बाजार आता है, या 1 महीना में एक बार कोई मार्केट लगता है तो वो आता है, और वार्षिक जैसे कोई मेला सब लगता है वो इसमें इस बाजार के तहत आता है, ठीक है। देखिए इसको, अब एक और है 5वां पॉइंट, देखिए। एक होता है वस्तु के मात्रा के आधार पर बिक्री, वस्तु के मात्रा आधार पर बिक्री। इसमें 2 प्रकार का है, इसमें भी 2 प्रकार का है। पहला है खुदरा, दूसरा है थोक, ठीक है। एक है होलसेल। ठीक है, रिटेल और होलसेल, खुदरा बिक्री और थोक के आधार पर, जहाँ से व्यापारी और सामान लाता है बेचने के लिए उसको थोक विक्रेता कहते हैं, और जहाँ से कस्टमर जो उपभोक्ता स्वयं होता है वो जाता है लाने के लिए उसको खुदरा बाजार कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि कितने प्रकार का बाजार है, 5 प्रकार का। एक माध्यम के आधार पे, दूसरा समय के आधार पे, तीसरा बिक्री, वस्तु का जो बिक्री होता है उसके आधार पे, चौथा वस्तु के जो मात्रा के आधार पे जो बिक्री होता है उसको देखें हम लोग, ठीक है। 5वां स्थान के आधार पर देखें कि कितने प्रकार का बाजार है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, इसको देख लीजिए, नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं इसको। अब देखिए, आपके बुक में कुछ सवाल दिया हुआ है, उसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि लोग साप्ताहिक बाजार क्यों आना पसंद करते हैं, मतलब हाट जो लगता है उसमें लोग जाना क्यों पसंद करता है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग डेली मतलब सप्ताह में एक बार हाट लगता है, हम लोग जाकर के सामान लाना पसंद करते हैं, घर में कोई भी मेंबर जाता है और सामान लेके आता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचे कि आखिर सामान वहाँ से लाना हम लोग क्यों पसंद करते हैं। इसलिए पसंद करते हैं
कि हटिया पे सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय स्तर पे जो बना हुआ वस्तु होता है वो आसानी से वहाँ बेचने के लिए आ जाता है, पहला बात। दूसरा, वो जो मार्केट लगता है हटिया पे, उसमें कोई दुकान का चार्ज नहीं होता है। मतलब बिल्डिंग जो बना होता है मार्केट का, उसका कॉस्ट उस पर नहीं बैठता है। बहुत सारा स्टाफ उसको मेंटेन करने के लिए नहीं रहता है। बिजली बिल नहीं लगता है उसमें कि लाइटिंग का व्यवस्था करना है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट का व्यवस्था करना नहीं होता है दुकानदार को। तो इस सब तरह का जो कॉस्ट है जो दुकान पे इन्वेस्ट होता है, तो वो सारा कॉस्ट दुकानदार का बचता है। और इसीलिए वो वस्तु को बेचता क्या है, तो सस्ता में बेचता है। देखो कि हटिया पर जाकर अगर अहाँ आवे वाला समय में चौड़चन पावन होने वाला है, तो उस पर्व में हम लोग को हर घर में देखते हैं कि ये दही जमाने के लिए मटकुड़ी, जिसको हम लोग मैथिली भाषा में मटकुड़ी बोलते हैं, मिट्टी का एक बर्तन होता है, उस मटकुड़ी का आवश्यकता होता है। तो हटिया पे आपको 15 से 20 रुपया में मिल जाएगा। यही मटकुड़ी आप दही जमाने के लिए अब पटना जैसा शहर में या दरभंगा जैसे शहर में जाके लीजिए तो कम से कम 50, 60, 70 रुपया में मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो कहीं दूर गांव से बन करके आया है बेचने के लिए, उसको यातायात कॉस्ट लगा, जहाँ बेचने के लिए वो स्थान रखा हुआ उसका उसको रेंट देना पड़ता है, रहने के लिए, खाने के लिए उस व्यक्ति को वहाँ पे व्यवस्था करना पड़ा है। तो सारा कॉस्ट वो कहाँ से निकालेगा? उस बर्तन को बेच करके ही निकालेगा। इसीलिए हम लोग को लोकल मार्केट में जो हटिया पे हम लोग जाते हैं उसमें आसानी से मिल जाता है, सस्ता में मिलता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग हटिया पे जाकर के सामान खरीदना पसंद करते हैं। अब बगल में कोई गांव वाला है, सब्जी का खेती कर लिया है ना, तो सब्जी का खेती किया और सीधे खेत से सब्जी उठा, डायरेक्ट कहाँ चला गया? कस्टमर के पास पहुंच गया, जो खरीदने वाला व्यक्ति है उसके पास पहुंच गया। अब वो सब्जी जो व्यापारी 15 रुपया में लेता उसको 50 रुपया में बेचता। लेकिन जब वो डायरेक्ट खेत से उठ कर कस्टमर तक गया तो 15 रुपया का वस्तु बहुत ज़्यादा मिलेगा तो 30 रुपया में मिलेगा, 20 रुपया में मिलेगा, तो सस्ता हो गया। इसलिए हम लोग सस्ता में और ताज़ा सामान और विश्वसनीय सामान खरीदने के कारण हटिया पे लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके बुक में दिया हुआ है जो साप्ताहिक बाजार में वस्तुएं सस्ती क्यों होती है, तो इसका हम आंसर बता ही दिए कि वो नज़दीक के किसी व्यक्ति के घर से बना हुआ वस्तु होता है या फिर किसी किसान के यहाँ से उपजा हुआ सब्जी होता है। तो और वहाँ रख रखाव की कोई व्यवस्था पे खर्चा नहीं करना होता है, इसी सब कारण से वो सस्ता होता है। अब देखिए आप लोग को बोलता है कि मोल भाव कैसे करें और क्यों किया जाता है, अपने अनुभव के आधार पे टोलियाँ बनाकर नाटक करें। तो कल नहीं, अब हम लोग मिलेंगे। आज सैटरडे है, संडे, मंडे, ट्यूसडे तक छुट्टी है। तो अब एक ही बार हम लोग बुधवार को मिलेंगे। तो बुधवार को हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे और आप लोग से क्रियाकलाप कराएंगे मोल भाव करने का। वैसे आपको हम बता दें कि दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को कि मोल भाव हम लोग क्यों करते हैं। इसलिए कि किसी भी वस्तु पे थोड़ा बार्गेनिंग करने से अगर हमको सस्ता में मिल जाता है तो उतना पैसा का बचत होता है। दूसरा, इससे सामने वाले को समझने का मौका मिलता है कि कहीं ये हमको ठग तो नहीं रहा है। अगर जितना उसका कॉस्ट होगा, उस वस्तु पे लगा होगा कॉस्ट, उससे कम में तो दे नहीं सकता है, लेकिन उससे थोड़ा सा मुनाफा करके वो ले लेगा। कोई वस्तु तो ऐसा देखा गया है कि जो वस्तु अगर 50 रुपया का रहता है तो जहाँ मोल भाव की व्यवस्था होती है वहाँ पे वो 250, 300 ऐसे करके बताता है। कहीं कभी कभी तो गांव में भी ऐसे देखे हैं कि साइकिल से सामान बेचने आता है, सामान होता है 200 का और वो स्टार्टिंग कितना से 800 से करेगा। नहीं, 800 का ये सामान है, आप ले लीजिए, आपके लिए हम 700 में ही छोड़ रहे हैं। जैसे ही पता चलता है कि सामने वाला आगे होकर छोड़ रहा है, उसी से पता चल जाता है इसमें मोल भाव किया जा सकता है और ये वस्तु उस लायक नहीं है जितना ये प्राइस बता रहा है। तो वस्तु में प्राइस मतलब कम प्राइस का वस्तु पता चल जाता है और उस पर हम लोग बार्गेनिंग करने का प्रयास करते हैं। तो आएंगे स्कूल में
इस पर हम लोग एक्टिविटी करके जानेंगे कि मोल भाव कैसे करना है, क्यों करना है और करना जरूरी है या नहीं है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग जानेंगे कि साप्ताहिक बाजार। जो सब आप लोग हाट जाते हैं, तो हाट जाने वाले व्यक्ति, सप्ताह में 1 दिन हाट लगता है और सप्ताह में 2 दिन भी लगता है, 3 दिन भी लगता है। तो इस तरह के हाट जाने वाले व्यक्ति अपने अनुभव को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब एक अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको डिस्कस कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स या मॉल, मॉल में मोल भाव क्यों नहीं होता है? मॉल गए हैं आप लोग घूमने? बड़ा शहर जो होता है वही मॉल होता है। आजकल तो दरभंगा जिला में भी मॉल हो गया है। पहले बिहार में सिर्फ पटना में सबसे पहले मॉल का व्यवस्था था। ठीक है, अब तो दरभंगा में भी है, झंझारपुर में भी मॉल जैसा दुकान खुलते जा रहा है। ठीक है, तो मॉल आप लोग गए हैं या नहीं गए हैं ये लिखिएगा। जो भी बच्चे मॉल गए हैं वो अपना अनुभव शेयर करिएगा कि वहाँ भी मोल भाव किए थे या नहीं किए थे। अगर नहीं किए थे तो वहाँ क्यों नहीं मोल भाव होता है। हम आपको बता दें कि मोल भाव वहाँ इसलिए नहीं होता है कि वहाँ पे सबसे पहला बात है कि फिक्स प्राइस होता है, सब पे प्राइस फिक्स रहता है। अगर कोई डिस्काउंट का व्यवस्था होता है तो जितना परसेंट डिस्काउंट होता है वो भी लिखा रहता है, आपको उतना ही परसेंट डिस्काउंट दिया जाएगा जितना परसेंट लिखा हुआ है। अगर वो 50% डिस्काउंट की बात कर रहा है वो वहाँ मॉल वाला, कॉम्प्लेक्स वाला, तो फिर आपको कम से कम 60 करिएगा कर देने के लिए तो वो भी नहीं सुनेगा। इसलिए वहाँ कोई ये सिस्टम ही नहीं है मोल भाव करने का। ऑलरेडी वहाँ पे कम प्राइस की वस्तुएं होती हैं और उस पर अगर डिस्काउंट का व्यवस्था है तो डिस्काउंट का भी व्यवस्था पहले से किया हुआ रखता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि ब्रांडेड सामान किन कारणों से महंगा होता है। ब्रांड वाला जो सामान होता है महंगा क्यों होता है? अब देखिए, ब्रांडेड सामान का महंगा होने का मुख्य कारण है, सबसे पहला मुख्य कारण है कि विज्ञापन में ब्रांड वाले लोगों को काफ़ी खर्च करना पड़ता है अपने वस्तु के क्वालिटी का प्रचार करने के लिए, अपने वस्तु को अन्य ब्रांड से अलग दिखाने के लिए। उसके बाद एक बड़ा शोरूम उसको ओपन करने के लिए, ब्रांड वाला वस्तु बेचने के लिए एक बड़ा शोरूम का व्यवस्था किया जाता है। एक छोटा मोटा दुकान में नहीं बेचा जाता है ब्रांड वाला वस्तु, तो उसके लिए बड़ा दुकान चाहिए, उसमें उतना स्टाफ चाहिए, फिर उसको मेंटेन करने में जो कॉस्ट लगता है वो चाहिए। बड़ा सा शहर में वो दुकान स्पेशली होता है, गली कुची में, मोहल्ला में, गांव में नहीं होता है ब्रांड का वस्तु। तो इस सब चीज़ में इन्वेस्ट करना पड़ता है, खर्चा होता है, और इसी खर्चा का सारा पैसा कहाँ जुट जाता है? उस वस्तु पे जा करके। इसलिए वो वस्तु सामान्य वस्तु से 2 गुना, 3 गुना, 2.5 गुना, 4 गुना महंगा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ब्रांड का वस्तु महंगा होता है, विज्ञापन के कारण, शोरूम के खर्चा के कारण, स्टाफ के खर्चा के कारण, बड़े शहरों का रेंट के कारण, है ना। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। अब सारा क्वेश्चन इसमें जो नहीं बनने वाला था आप लोगों से वो सब सारा हम लोग डिस्कस कर लिए। अब देखिए, इसमें एक महरूफगंज का जय नारायण नाम के व्यक्ति का जिक्र किया हुआ है। महरूफगंज पटना सिटी मसाला का सबसे बड़ा, पूरा बिहार में सबसे बड़ा स्थान है मसाला व्यापार का, महरूफगंज। तो आप मसाला के लिए अगर कोई दुकान खोलना चाहते हैं या किसी भी खाद्य पदार्थ का वस्तु का दुकान खोलना चाहते हैं तो पटना सिटी से सामान ला करके मंगा करके आप उसे मुनाफा पे बेच सकते हैं आसानी से, क्योंकि पूरा बिहार में सबसे सस्ता वहीं से मिलता है। तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। ये व्यापारी जो हैं महाशय जगनारायण जी, तो वो अपना सामान दक्षिण भारत से भी मंगाते हैं। आप लोगों को पता होगा दक्षिण भारत मसाला के लिए मशहूर था, कालीकट, जिसके कारण हम लोग पे अंग्रेज अपना शासन स्थापित कर लिया। यही मसाला हम लोग को गुलाम बनाया था। तो यही मसाला ये जो जगनारायण जी हैं वो महरूफगंज में जो थोक व्यापारी हैं ये, वो अपना स्टॉक कहाँ से मंगाते हैं? दक्षिण भारत से। कुछ मसाला वो बिहार के अन्य जिला से भी मंगाते हैं, हल्दी, ठीक है, जैसे हल्दी वो बिहार के ही जिला से मंगाते हैं। फिर वो
काली मिर्च और गरम मसाला ये सब दक्षिण भारत से मंगाते हैं। जीरा ये बिहार के विभिन्न जिला से मंगाते हैं। नहीं, जीरा ये दूसरे राज्य से मंगाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को जीरा मंगाने की आवश्यकता हो तो आप लोग को बताए हैं अच्छी किस्म का जीरा कहाँ मिलता है, क्लास में बताए थे, लद्दाख के द्रास घाटी में, है ना। तो वहाँ से अच्छी किस्म का जीरा मंगाइएगा और अच्छा मुनाफा पे आप उसे बेच सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आज का बाजार चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और बाजार को और अच्छे से आप लोग समझें और हटिया पे जाएं घूमने, फिर वहाँ पे अपना अनुभव कैसा रहा उसको शेयर करें क्लास में टीचर से। अगर क्लास में टीचर से नहीं पढ़ाई हो पाती है तो फिर आप यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आप हमको नोट बना के भेज सकते हैं, लिख सकते हैं कि आप मार्केट गए तो क्या क्या अनुभव वहाँ से मिला आपको। शॉपिंग मॉल जाते हैं तो वहाँ पे क्या अनुभव प्राप्त हुआ उसको बता सकते हैं। फिर बगल के दुकान से आप क्यों मार्केटिंग करते हैं इसके बारे में जानकारी लिखेंगे। इसके अलावा उधारी लेना, उधार जो लोग लेता है वो दो कारण से लेता है, एक मजबूरी में लेता है, एक सुविधा के कारण लेता है। तो आप इन सब बातों को लिखिएगा, ठीक है, तब हमको समझ में आएगा कि आप समझे या नहीं समझे। ठीक, तो आज का यही क्लास यहाँ पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।